प्यारे बच्चों, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में कक्षाएं चलाना संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आपकी कक्षाएं बाधित न हो, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य आप ही हैं। इस भविष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं प्रारंभ करना जरूरी हो गया था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ किया है। आज मैं भारतीय इतिहास कक्षा 12 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर शुरू करूंगा। जैसा कि मेरे इस चैनल का नाम है विद्या पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और सुनने का प्रयास करेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए यह वीडियो काफी लाभप्रद होगा। क्योंकि 12 के बच्चे एक ऐसी कश्ती पर सवार होते हैं जहां से उनके भविष्य के लिए तमाम संघर्ष शुरू होते हैं और विभिन्न कंपटीशन के लिए वे अहर्य होते हैं और उसमें बैठने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए जो भी शब्द कहे जाएंगे, आपके सर्वांगीण विकास की बातें की जाएंगी। इस वीडियो में यदि आपको कोई समस्या है तो आप नीचे लिंक नंबर हुआ दिया गया मोबाइल नंबर, उससे संपर्क कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना नोट्स हमें जरूर भेजेंगे। जो जरूरी फीडबैक होगा वो आपको दिया जाएगा। जैसा कि आपके पहले चैप्टर में हम जब चर्चा करें तो चूंकि आप पूरा भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में हम पहले चैप्टर से जब अपना अध्ययन प्रारंभ करें तो पहला जो चैप्टर आपका है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपके मन को विस्तृत करना चाहता हूं, ताकि आप अपना मस्तिष्क से सोचें और बातों को समझें और अपने शब्दों में जवाब दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय एक मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आप सभ्य हैं, तो आप जरूर कहेंगे कि हम सभ्य हैं। लेकिन जब मैं आपको यह कहूं कि आप पूर्ण सभ्य हैं, तो आप थोड़ा सा संकोच करेंगे। यह संकोच ही अपूर्णता का बोध है। आप जिस दुनिया में, इसको आधुनिक दुनिया कहा जाता है। आप जो सोच रहे हैं, जो चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक दुनिया में आता है। आज हम लोग ऐसी दुनिया में चलेंगे, ऐसे देश में चलेंगे या ऐसे समाज का अध्ययन करेंगे जिनके पास आप जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वो आपके ही देश में देखने के लिए मिलती है। दुनिया के इतिहास में पहली नगरीय सभ्यता जब देखने के लिए मिलता है तो आपके ही देश में देखने के लिए मिलता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता का उदय जो है ये आपके देश में देखने को मिलता है। इस सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है। हड़प्पा, सिंधु, या हमें कहें कांस्य युगीन सभ्यता। आप तीनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, सिंधु, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति भी जिसको कहा जाता है। क्योंकि इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ही हम पूरे पाठ में विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और अपने ज्ञानार्जन करेंगे। सबसे पहले आप कुछ देख रहे हैं, एक हड़प्पाई मुहर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अंतर मन से हमारे साथ हड़प्पा नगर चलें और वहां का हम आपको दर्शन कराते हैं। पहले आपको एक तैरता दृष्टिपात कराते हैं। एक मोहरे हैं, हड़प्पाई मोहरे हैं। फिर देखिए कुछ ऐसे पत्थर के औजार जैसे दिख रहे हैं, मनके हैं, वाट हैं, फलक हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं, इसमें ड्राइंग दिया गया है अरब सागर, फिर मोहनजोदड़ो, चहोदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, साबरमती, चंबल, विभिन्न जगहों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहले बच्चों, इतिहास का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारे वहां ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया के लोग यह जानकारी रखते हैं
कि ईसा ईसा मसीह के जन्म के बाद से तिथियों का लिखना शुरू हुआ। तो जो हम इतिहास पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसे भारत के उन दिनों में ले चल रहे हैं जो सभ्यता आज से 2600 से 1900 के बीच ईसा पूर्व की है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभ्यता है। इसको अंग्रेजी शब्दों में थोड़ा सा एक प्रचलित शब्द है जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान देंगे, बीसी। हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व कहा जाता है। कभी कभी आप तिथियों में एडी लिखते हैं, हिंदी में इसमें एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ईसी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हम बीसीई के लिए ईसा पूर्व तथा ईसी के लिए बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इन तिथियों में आप घबराइएगा मत। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा सिंधु सभ्यता को हम बांट लेते हैं। पूर्व हड़प्पाई, हमें उम्मीद है कि आप कलम और पेन लेकर बैठे होंगे। पूर्व हड़प्पाई सभ्यता चरण, जिसमें लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व आता है। इसके बाद परिपक्व हड़प्पाई चरण जो आता है वह 2600 से लेकर के 1900 तक आता है। फिर उत्तर हड़प्पाई चरण जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक आता है। इन तीन चरणों में ही पूरी सभ्यता का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कहीं भी विकास के लिए चार महत्वपूर्ण, किसी भी चीज का अध्ययन करें या विकास का अध्ययन करें या किसी भी, अगर हम ऐतिहासिक चश्मे से लगाकर किसी चीज को देखें तो तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होता है सामाजिक जीवन, दूसरा होता आर्थिक जीवन, तीसरा होता धार्मिक जीवन और चौथा हम मानते हैं राजनीतिक जीवन। इन्हीं तराजुओं पर या इन्हीं पड़ों पर हम पूरे इतिहास का मूल्यांकन कर सकते हैं हर काल का। तो जो मेन क्लू आपका निकलता है वह यहां से निकलता है कि आरंभिक हड़प्पाई लोग का जीवन कैसा था, वे कैसे रहे होंगे, क्योंकि यह इस काल का इतिहास हमको कहीं से लिखित नहीं मिलता है। यह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका अध्ययन किया है, अनुमान लगाया है। हम लोग उन पुरातत्ववेत्ताओं को जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने ये सभ्यता हमको दिया या इस सभ्यता की जानकारी दी। उनको हम लोग स्मरण जरूर कर रहे हैं। इसमें है दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा तथा रखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी जी ने और 1922 में मोहनजोदड़ो, जिसमें रखालदास बनर्जी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा पुरातत्व के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान जिनका रहा है वो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय का रहा है। हुआ यह था कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी नींव पड़ी थी। इस सभ्यता को ढूंढने का, लोगों ने देखने का, समझने का प्रयास किया था। अब हम थोड़ा सा इसका संक्षिप्त इतिहास के बाद अब हम चलते हैं जिन्होंने ये मार्गदर्शन हमको दिया। उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं, क्योंकि आपका वहां
आरंभ दिया हुआ कि छोटी छोटी बस्तियां थी, फिर छोटी छोटी बस्तियों से बड़ी बस्तियां बनी। फिर आपका दिया हुआ निर्वहन के तरीके, निर्वहन के तरीके का मतलब है उनकी आर्थिक व्यवस्था से है। और फिर यहाँ पर दिया है ईट, मनके और अस्थियां। हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि आपको ऐसे सूत्र में बांध के चलें जिससे आपको लिखने में, समझने में और अपने शब्दों में व्यक्त करने में कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अब हम यदि इनका सभी पहलुओं पर विचार करें तो आपके जो सिलेबस में है वह है, सबसे पहले है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश रहा है, पहले के समय से ही रहा है, आज भी। इस समय यहाँ पर जो कृषि प्रधान के जो मुख्य उत्पादन थे, गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, संभवतः चावल एवं अनेक फल, खरबूज, तरबूज आदि भी उगाए जाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था, क्योंकि कृषि से संबंधित था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालते थे। अश्व से संभवतः ये लोग परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, अक्सर कंपटीशन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से या अश्व से परिचित थे कि नहीं थे। कपड़े बुनना, सिंधु सभ्यता निवासी विश्व के सूत काटने तथा कपड़ा बुनने वाले प्रथम लोग थे। यह भी गौरव से इन सभ्यता को प्राप्त है। उद्योग और अन्य व्यवसाय, सिंधु सभ्यता में शिल्प कला के अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। सिंधु सभ्यता में धातुओं के भी सुंदर आभूषण बनाए गए हैं। धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। व्यापार, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं तो व्यापार की जानकारी आपको यहाँ देखिए कृषि दिखाया गया। कृषि प्रौद्योगिकी कैसा था, इसका हमने सार निकाल करके या मूल तत्व निकाल करके आपको दिया है। विभिन्न स्थानों का, जैसे कालीबंगा राजस्थान में किस तरह की होती थी। तो चूंकि कंपटीशन के दृष्टिकोण से, ये समझाने के दृष्टिकोण से किताब में काफी विस्तार से समझाया गया है, लेकिन चूंकि आपको कंपटीशन भी देना है और विस्तार से अध्ययन भी करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको संक्षिप्त कर रहे हैं ताकि आप उबे न ध्यान से अपने कंपटीशन के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए आप समझने का प्रयास करें। व्यापार में क्या था, सिंधु निवासियों का विदेशों से भी व्यापार संबंध थे। विदेशों से संपर्क जल और थल दोनों मार्गों से थे। थल पर बैलगाड़ी एवं जल पर जहाजों का प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब आर्थिक जीवन इनका काफी विकसित था। और आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि आरंभिक ये जो एक नक्शा दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि जल मार्ग सिंधु नदी के किनारे था, यह सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए जल मार्ग से आना जाना इनके लिए काफी आसान था। और देखिए जैसे इनके मनके हैं, वाट हैं, फलक हैं, इन सब का भी एक मापन होता था, जो अभी हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इनका सबका एक आधारभूत था, एक सर्वमान्य मानक होता था। ऐसा नहीं था कि अपने ढंग से, मनमाने ढंग से जो चाहते थे वही नाप देते थे। उनका एक फिक्स मेजरमेंट होता था। ईट, मनके और अस्थियां, इस हेडिंग को आप देखें तो ईट, क्योंकि पकी ईट के अवशेष मिले हैं। जब हम भवन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में आपको बताएंगे। प्राणियों के बारे में हमने आपको बता दिया, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बता दिया। सभी चित्रों को आप ध्यान से एक बार देखेंगे, समझेंगे। अगर जब कोई असुविधा होगी तो तुरंत आप हमसे फीडबैक भी ले सकते हैं या अपना फीडबैक हमको भी दे सकते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित जैसे अनाज पीसना हुआ, ये देखिए चक्की इस समय दिखाया गया है, आटा चक्की, जिसे आज हम लोग जिसमें आटा पिसवाते हैं। इसी तरह की व्यवस्था आज से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी। तो कहने का मतलब क्या था, आर्थिक क्षेत्र इनका काफी विकसित था। अब यदि हम दूसरा चीज देखें तो सिंधु सभ्यता में शहरी केंद्र, आप शहर गए होंगे
शहर गए होंगे तो देखते होंगे गांव और शहर में क्या अंतर है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर शहरों में बड़े बड़े भवन होते हैं, सामने चौड़ी सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे नालियां होती हैं, नालियों के को बहने के लिए एक निश्चित मार्ग दिया गया रहता है, उस मार्ग में कई जगह अवरोधक लगे रहते हैं जिससे नाले में कोई प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ठीक इसी तरह की कल्पना सिंधु सभ्यता में आपको देखने के लिए मिलेगी। खुदाई से या पुरातात्विक स्थलों से अनेकों ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर इस तरह से सिस्टमेटिक नालियां बनाई गई हैं, और उन नालियों के साथ साथ उनके जो भवन हैं वो बहुमंजिले बनाए गए हैं। विशाल अन्नागार भी बना है, सुनिश्चित नगर योजना है। इस कला की प्रामाणिकता है। फिर मूर्ति कला के क्षेत्र में भी ये लोग काफी आगे थे, धातु कला में भी काफी आगे थे। सुंदर आभूषणों का निर्माण, आभूषण सोने के, चांदी, तांबे आदि के बने होते थे। चित्रकला में भी सिंधु निवासी निपुण थे। चित्रकला के साथ जैसा कि आपने तमाम अनेक चित्र देखा है, तो ये बर्तनों पर या मुहरों पर अपना चित्र बताते थे। संगीत और नृत्य, संगीत में अनेक उपकरण, तबला, ढोलक इत्यादि भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नृत्य मुद्रा में स्त्री की धातु की मूर्ति की बात की परिचायक है कि वे नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। ताम्र निर्माण कला, जैसा कि हमने कहा है आपसे कि यह कांस्य युगीन है, तो पाषाण युग से कांस्य कला, कांस्य में परिवर्तन इस युग में देखने को मिलता है। और ये लोग ताम्र, अनेक ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं जो आयताकार और वर्गाकार रूप में है। मोहर निर्माण कला, सिंधु सभ्यता में उत्खनन के परिणाम स्वरूप 550 मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के पत्थरों से निर्मित है। अधिकांश मुद्राओं पर लेख व पशु की आकृतियां हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करूंगा। आज थोड़ा सा परिचय हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप सुने होंगे। और एक प्रश्न लिख लें, सिंधु सभ्यता में आर्थिक विकास किस रूप में मिलता था, या सिंधु सभ्यता के आर्थिक विकास का वर्णन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना विचार जरूर अपने कॉपी पर व्यक्त करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे मोबाइल संपर्क नंबर दिया जा रहा है नीचे, उस पर आप संपर्क करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।